Hello students, welcome to the Singhania Education. Today I am going to start solution chapter of 12th class. ये जो चैप्टर है सॉल्यूशन चैप्टर, इट इज़ वेरी कंसेप्चुअल चैप्टर और यहाँ से आपके बोर्ड एग्ज़ाम में एज वेल एज जेईई नीट एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते ही हैं. इवन बोर्ड एग्ज़ाम में 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आता ही आता है. तो ये वाला चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो जब तक हमें कंसेप्ट अच्छी तरह से नहीं होंगे याद या प्रिपेयर हमने अच्छी तरह से नहीं समझे होंगे, तब तक हम इस चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये चैप्टर एक्सप्लेन करूँगी, साथ साथ में मुझे न्यूमेरिकल्स की ज़रूरत होगी तो मैं NCERT के सारे न्यूमेरिकल्स बीच बीच में लेती रहूँगी. और लास्ट में हम एक सीरीज़ बना लेंगे NCERT टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज के 4-4, 5-5 क्वेश्चन एक एक लेक्चर में मैं आपको सॉल्व करवा दूँगी. और उसके बाद में यदि पॉसिबल हुआ तो हम सॉल्यूशन चैप्टर के कुछ अच्छे क्वेश्चन जो कि IIT JEE एग्ज़ाम या नीट एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उसके भी मैं लेक्चर प्रिपेयर कर दूँगी. तो लेट अस मूविंग टू द चैप्टर सॉल्यूशन. Solution is a type of mixture. You have studied that topic in your 9th class, which is mixture. So solution is a particular type of mixture. What type of mixture? It is a homogeneous mixture of 2 and more than 2 components, which is chemically inert and they cannot be separated by simple separation method. So solution is a particular type of mixture. It is also known as true solution. So first of all, I'll take the example of the solution of water and sugar. आप सभी घर में लेमोनेड तो कभी ना कभी बनाया ही होगा. तो उसमें आप सबसे पहले शुगर और वाटर का सॉल्यूशन बनाते हैं. जब वाटर में शुगर कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाती है तो जो सॉल्यूशन है वो ट्रांसपेरेंट यूनिफॉर्म नज़र आता है. तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म या होमोजेनिसिटी? तो आई विल एक्सप्लेन फर्स्ट ऑफ ऑल होमोजेनिसिटी. इफ़ आई से यू टू pick the particle of water from that sugar solution, you cannot pick a single particle of water from that mixture or solution. If I say you to pick the a single particle of sugar from that mixture, that solution, you cannot pick a single particle of sugar from that solution. It means the particle of both the components are very very small. Even we cannot see by our naked eye or we cannot see it by using a fine microscope also. So they make a uniform solution, a homogeneous solution. A homogeneous solution means what? The composition of both the elements, both the compound is similar throughout the solution, so that the properties of that particular component is also same throughout the solution. So such type of solution is known as homogeneous solution. एक एग्जाम्पल मैंने आपको वाटर और शुगर का सॉल्यूशन का दिया. तो क्या सॉल्यूशन केवल लिक्विड स्टेट में होता है? तो आंसर है नो. सॉल्यूशन कैन बी प्रेजेंट इन लिक्विड, सॉलिड एंड गैसेस, ऑल द 3 स्टेट. मैं एग्जांपल दूंगी गैसेस सॉल्यूशन का. जो एयर होता है, एयर इज़ द कोलाइडल मिक्सचर, अ टाइप ऑफ second type of mixture, because in the air there will be dust particle and water vapor is also present. But if I take the mixture of nitrogen and oxygen, this mixture is homogeneous mixture. This doesn't show the Tyndall effect, and that is why this mixture is known as the homogeneous mixture of 2 gases, and this is known as solution of gases, solution of nitrogen and oxygen in gaseous state. Similarly, in solid state we also have the solution of copper and gold.
कॉपर एंड गोल्ड आप सभी ने देखा है आपकी डे टू डे लाइफ में, जो गोल्ड ऑर्नामेंट्स बने होते हैं वो कॉपर और गोल्ड के सॉल्यूशन से बने होते हैं। कॉपर एंड गोल्ड को जब हम लिक्विफाई करके मिक्स कर देते हैं और फिर वो जब सॉलिडिफाई हो जाता है, तब वो जो मिक्सचर होता है उस मिक्सचर में आप कॉपर और गोल्ड दोनों के पार्टिकल को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं या पिक आउट नहीं कर सकते हैं। तो दिस सॉल्यूशन इज़ ऑल्सो होमोजीनियस सॉल्यूशन ऑफ टू मेटल्स विच इज़ प्रेजेंट इन द सॉलिड स्टेट एंड दिस इज़ ऑल्सो नोन एज एलॉय। क्योंकि जब भी हम किसी मेटल्स के सॉल्यूशन की बात करते हैं तो मेटल और नॉन मेटल होमोजीनियस सॉल्यूशन बनाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एलॉय। तो दिस इज़ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ सॉल्यूशन विच इज़ नोन एज एलॉय, क्योंकि यहाँ पे हमने जो कंपोनेंट्स लिए हैं वो मेटल और नॉन मेटल और टू मेटल्स का मिक्सचर लिया है। तो इस तरह से जो सॉल्यूशन होता है वो होमोजीनियस सॉल्यूशन होता है और एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ बताता है कि हम इनके कंपोनेंट को बाय सिंपल फिल्ट्रेशन मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते हैं और पूरी सॉल्यूशन में केमिकल प्रॉपर्टीज़ थ्रू आउट द सेम होती हैं। नाउ वी आर मोर इंटरेस्टेड इन बाइनरी सॉल्यूशन। मैंने अभी डेफिनेशन में बोला टू एंड मोर देन टू कंपोनेंट, बट इन डे टू डे लाइफ और इन लेबोरेटरी हम ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं बाइनरी सॉल्यूशन में। बाइनरी सॉल्यूशन मीन्स व्हाट? द सॉल्यूशन इन विच देयर विल बी ओनली टू कंपोनेंट इज प्रेजेंट। अब यदि हमने बाइनरी सॉल्यूशन को डिफाइन कर लिया तो बाइनरी सॉल्यूशन में ओनली दो ही कंपोनेंट प्रेजेंट हैं और उन दोनों कंपोनेंट के अपने एक पर्टिकुलर नेम है। वन इज़ नोन एज सॉल्यूट एंड सेकेंड वन इज़ नोन एज सॉल्वेंट। So we have to define both the components. How can we define both the components? In your earlier classes you have defined solvent and solute. How? The component which is present in the larger amount is known as solvent and the component which is present in the smaller amount is known as solute. But this definition is not correct in all the situation. If I am taking the mixture of alcohol plus water, then which component is present is larger amount is known as solvent. If alcohol is present in larger amount and water is present in smaller amount, then this solution, in this solution alcohol is solvent and water is solute. But if water is present in larger amount and alcohol is present in smaller amount, then water is known as solvent and alcohol is known as solute. But what if I take 500 gram of sugar and add 100 ml of water? आपकी मम्मी हमेशा ही दिवाली पे स्वीट्स फॉर्म करती हैं या फेस्टिवल्स पे स्वीट्स फॉर्म करती हैं, तब वो बेसन की चक्की या पेठे जो भी प्रिपेयर करती है उसके लिए शुगर सिरप को प्रिपेयर करती है एंड शी टेक्स 500 ग्राम शुगर। क्योंकि मैं भी बनाती हूँ इसलिए मुझे भी पता है कि 500 ग्राम शुगर्स लेती है और 100 ml वाटर लेती हैं। दिस विल गिव यू, जब इसको वो हीट करती हैं तो उन्हें एक सिरप मिलता है, शुगर सिरप, जो कि लिक्विड स्टेट में होता है। अब यहाँ पे जो शुगर है विच इज़ प्रेजेंट इन सॉलिड, इट इज़ प्रेजेंट इन लिक्विड एंड योर शुगर सिरप इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन लिक्विड। अब मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे सॉल्यूट क्या है, तो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन दिस इज सॉल्यूट, वाटर इज सॉल्यूट एंड sugar is solvent because sugar is present in larger amount. But this definition is not right here. Why this definition is not right here? Because in this situation the solvent and solute both are present in different state. If both the components are present in different state, then we have to define solvent in some another way. क्योंकि यहाँ पर शुगर सिरप जो बना है वो लिक्विड स्टेट में है, वाटर लिक्विड स्टेट में है और शुगर सॉलिड स्टेट में है।
तो यहाँ पे हमें अभी भी यहाँ पे सॉल्वेंट वाटर ही है, और अगर वाटर को हम सॉल्वेंट बोलते हैं तो हमारी डेफिनेशन रॉन्ग हो जाती है। तो डेफिनेशन यहाँ पे चेंज क्यों करना पड़ रही है? क्योंकि यहाँ पर दोनों कंपोनेंट डिफरेंट स्टेट में प्रेजेंट हैं। तो आवर न्यू डेफिनेशन ऑफ सॉल्वेंट इज द कंपोनेंट which decide or determine the state of the solution. The state of the solution prepared is known as solvent. इसका क्या मतलब हुआ कि दो कंपोनेंट है, तो जो कंपोनेंट सॉल्यूशन की स्टेट को डिसाइड करता है वही कंपोनेंट इसमें सॉल्वेंट होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, शुगर सॉलिड स्टेट में है, वाटर लिक्विड स्टेट में है और शुगर सिरप लिक्विड स्टेट में है। तो लिक्विड वाटर ने शुगर सिरप की स्टेट को डिसाइड किया है, इसलिए वाटर यहाँ पे सॉल्वेंट है। ये डेफिनेशन हर केस में अप्लाई होती है। यदि हमने यहाँ पे दो लिक्विड लिए हैं तो इसका सॉल्यूशन भी लिक्विड मिल रहा है। यदि हमने कॉपर और गोल्ड दोनों को मिक्स किया था, दोनों सॉलिड स्टेट में थे, तो दोनों ने सॉलिड स्टेट में ही हमें सॉल्यूशन दिया था। तो यहाँ पे ये वाली डेफिनेशन हर सिचुएशन में आपकी अप्लाई होती है, पर हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग अब सॉल्वेंट की डेफिनेशन को ओवरऑल इस तरह से डिफाइन कर देंगे कि सॉल्वेंट को हम दो पॉइंट में डिफाइन कर सकते हैं। मतलब हम प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्वेंट करके दो पॉइंट दे सकते हैं। सॉल्वेंट इज दैट कंपोनेंट ऑफ द solution which is present in the larger proportion generally, and second which determine the state of the solution. तो इस तरह से हमने solvent and solute को डिफाइन कर दिया। अब मैं यहाँ पे बोर्ड पे डेफिनेशन भी लिख देती हूँ, फिर हम मूव करेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पे। ये अभी तक जितना भी मैंने समझाया उसको डेफिनेशन फॉर्म में लिख दिया है। अ सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स। व्हेन ओनली टू कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन इट इज नोन एज बाइनरी सॉल्यूशन, एंड द टू कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द सॉल्यूशन आर सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। तो सॉल्वेंट को हमने डिफाइन किया है, इट इज कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन विच इज इन अ रिलेटिवली लार्ज प्रपोर्शन in the solution and whose physical state is same as that of the resulting solution. तो इस तरह से हमने पूरी डेफिनेशन को डिफाइन कर लिया है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और या फिर अपने हैंड नोट्स बनाएंगे तो वो ज़्यादा बेटर है। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं हम। तो बाइनरी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होंगे, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो मैंने यहाँ पे पूरी टेबल बना दी है क्योंकि हमारे पास में 9 टाइप के सॉल्यूशन प्रेजेंट है। मैंने पहले ही बोल दिया कि सॉल्यूशन सभी स्टेट में प्रेजेंट होते हैं, लिक्विड, सॉलिड एंड गैसेस। उसमें से सॉल्वेंट किसी भी स्टेट में प्रेजेंट हो सकता है और सॉल्यूट भी किसी भी स्टेट में प्रेजेंट हो सकता है। तो यहाँ पे हमने जो डिफिनेशन दी थी कि जो सॉल्वेंट वही कंपोनेंट होगा जो सॉल्यूशन की फेज को डिसाइड करेगा। तो उस बेसिस पे मैंने यहाँ पे टेबल को बिल्कुल सिस्टमेटिक बना दिया, क्योंकि यदि मैं सॉल्वेंट गैस लूँगी तो हमें क्या मिलेगा, गैसेस सॉल्यूशन मिलेगा, और उस गैस में गैस को ऐड करूँगी, गैस सॉल्यूट को, गैस में लिक्विड को ऐड करूँगी और गैस में सॉलिड को ऐड करूँगी। तो मुझे 3 तरह के सॉल्यूशन मिलेंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल है सॉल्यूशन ऑफ गैसेस इनटू द गैस। दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ ऑक्सीजन मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। क्योंकि एयर के मिक्सचर में वाटर वेपर और सॉलिड पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल भी रहते हैं, बट यदि हम उसमें से ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को सेपरेट आउट कर लें तो ये जो मिक्सचर मिलेगा ये होमोजीनियस मिक्सचर होगा। इवन हम इन दोनों को इजीली सेपरेट आउट भी नहीं कर सकते हैं। तो ये जो मिक्सचर है ये गैसियस मिक्सचर है। नाउ मूविंग टू द व्हेन वी ऐड सम अमाउंट ऑफ लिक्विड इनटू द गैस, तो हमें जो मिक्सचर मिलेगा
which will present in the gaseous state. This is the example of when chloroform is present in the liquid state. When chloroform mixed with the air, it gives the homogeneous mixture of chloroform in the in the nitrogen mixture, air नहीं nitrogen. तो नाइट्रोजन और क्लोरोफॉर्म CHCl3 प्लस नाइट्रोजन का जो मिक्सचर होता है, दिस इज होमोजीनियस गैसियस मिक्सचर, होमोजीनियस गैसियस सॉल्यूशन, तब इसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन. नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, व्हेन सॉलिड इज एडेड टू द गैस. दिस इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल. आप सभी के घरों में पूजा होती है, मैक्सिमम लोगों के घरों में पूजा होती है और पूजा के समय आरती की जाती है. आरती के समय हम कैम्फर को बर्न करते हैं एंड इट विल चेंज डायरेक्टली into the gaseous state without coming into the liquid state. तो ये जो कैम्फर होता है, इसका हम नाइट्रोजन में सॉल्यूशन बना ले, कैम्फर कपूर को बोलते हैं. कैम्फर को का मिक्सचर नाइट्रोजन में बना ले तो ये जो मिक्सचर मिलेगा ये भी होमोजीनियस मिक्सचर होगा. कैम्फर एक ऐसा कंपाउंड है जो डायरेक्टली सबलाइम होता है, मतलब डायरेक्टली सॉलिड से गैसेस स्टेट में चेंज होता है. Now moving to the next type of solution which present in the liquid state, and in liquid state we can mix gases, liquid and solid as solute. तो first of all gas mixed in the liquid. आपने सभी ने सॉफ्ट ड्रिंक पी है. सॉफ्ट ड्रिंक में कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व होती है वाटर में. तो ये जो मिक्सचर होता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, दिस इज प्रेजेंट इन द लिक्विड स्टेट और ये लिक्विड सॉल्यूशन बनाता है. इसी तरह से हम दूसरा एग्जाम्पल लिख सकते हैं. ऑक्सीजन into the water on which all the marine life survive. क्योंकि वाटर में जो ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है उसी के ऊपर पूरी की पूरी मरीन लाइफ सर्वाइव करती है. दिस इज ऑल्सो द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ वाटर एंड ऑक्सीजन. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज लिक्विड इनटू द लिक्विड. दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एल्कोहल एंड वाटर. बहुत सारे एग्जाम्पल हम दे सकते. नाउ मूविंग टू द सॉलिड इनटू लिक्विड. सॉलिड इनटू लिक्विड का बहुत सारे एग्जाम्पल है जो कि हम डे टू डे लाइफ में भी दिन भर यूज़ करते हैं. सॉल्यूशन ऑफ शुगर इनटू वाटर, सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इनटू वाटर, सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इनटू वाटर एंड मेनी मोर सब्सटेंस, है ना. इन द लेब कॉपर सल्फेट व्हेन डिजॉल्व इन द वाटर इट गिव्स ऑल्सो होमोजीनियस मिक्सचर. तो यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल है. तो यहाँ पे आप शुगर और ग्लूकोज कुछ भी लिख सकते हैं, ग्लूकोज इनटू वाटर. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल विच इज़ गैसेस इनटू सॉलिड. हाँ, ये एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट है. जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है, ऑर्गेनिक रिएक्शंस जनरली स्लो होती हैं, तो ऑर्गेनिक रिएक्शन के रेट को बढ़ाने के लिए हम प्लेटिनम को यूज़ करते हैं एज ए कैटलिस्ट. कैटलिस्ट का क्या काम होता है, प्लेटिनम का काम होता है उसमें जो गैसेस होती है उसको एब्सॉर्ब कर लेता है और रिएक्शन के रेट को बढ़ा लेता है. तो हम इलेक्ट्रोड एज ए इलेक्ट्रोड भी हम यूज़ करते हैं जब वहाँ पे वो क्या करता है, हाइड्रोजन को एब्सॉर्ब कर लेता है. तो जो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है वो हाइड्रोजन को एब्सॉर्ब कर लेता है. और देखो प्लेटिनम सॉलिड होता है, इसके ऊपर कुछ पोर्स वैलेंसीज फ्री होती हैं. वो क्या करती है, हाइड्रोजन के पार्टिकल को अपने साथ में स्टिक कर लेती है, अटैच कर लेती है और इस हाइड्रोजन के पार्टिकल के साथ में मिलके सॉल्यूशन बना लेती है. सॉल्यूशन कौन से स्टेट में रहता है, सॉलिड स्टेट में रहता है, लेकिन होमोजीनियस रहता है क्योंकि अब हम हाइड्रोजन के पार्टिकल और प्लेटिनम के पार्टिकल को पता नहीं लगा सकते हैं बाय नेकेड आई और एनी फाइन स्पेक्ट्रोस्कोप. तो ये सॉल्यूशन कौन सा होता है, सॉलिड सॉल्यूशन होता है. नाउ लिक्विड इनटू द सॉलिड. Liquid into the solid, which is the example of sodium amalgam. Sodium amalgam. Sodium amalgam में sodium is a metal which present into the solid state, and when we mix mercury which is present in the liquid state in the small amount, then it will give solid solution, and this solution is known as sodium amalgam. And last example
which is the solid into the solid. I have explained it earlier when I am explaining the solution, the mixture of copper and gold or alloy. And we can give some more example: brass, German silver and many more alloys are present, which is the solution of solid into solid. तो इस तरह से हमने यहाँ पे क्या कर लिया, कॉपर इंटू गोल्ड और ब्रास और ब्रॉन्ज, इस तरह के खूब सारे एग्जाम्पल आप दे सकते हैं. तो इस तरह से that is how I have completed the definition of solution and types of solution. This is my first lecture. This is a introductory lecture. Somehow it will be possible that I will explain you concentration term into the next lecture. There will be 9 to 10 concentration terms, and it may be possible that it will take 4 to 5 lecture to complete this concentration terms, because I required to explain numericals with concentration term. So we will move to the next lecture with the topic concentration terms. तब तक के लिए बाय बाय. थैंक यू फॉर कमिंग टू द सिंघानिया एजुकेशन. यदि आपको मेरा लेक्चर पसंद आए तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए. इट विल बी हेल्पफुल फॉर योर फ्रेंड्स ऑल्सो. थैंक यू.